मालवा निमाड़, सूबे का वो इलाका जो सत्ता की चाबी कहलाता है। एमपी के इस इलाके ने जिसका भी साथ दिया, उसे सत्ता हासिल करने से कोई रोक नहीं सका। आर्थिक राजधानी समेत ग्रामीण और आदिवासी इलाकों को समेटे इस इलाके का क्या जनमत है और चुनाव में मालवा निमाड़ में क्या कुछ खास रहा, चलिए जानते हैं। मालवा निमाड़ में 15 जिले और 66 सीटें, किसान और आदिवासी बाहुल्य इलाका। प्रदेश की 47 में से 22 एसटी सीटें इसी क्षेत्र में। 2023 में हुई करीब 79% वोटिंग। चुनाव से पहले पार्टियों ने झोंकी पूरी ताकत। इस क्षेत्र से गुजरी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। बुरहानपुर से आगर मालवा तक निकली यात्रा। महाकाल लोक आदि शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना। जननायक टंट्या मामा के नाम पर स्टेशन। इंदौर में पीएम का रोड शो। मोहनखेड़ा में प्रियंका की हुई सभा। तीसरी शक्ति के प्रभाव से अब तक मुक्त रहा मालवा निमाड़। आदिवासी क्षेत्रों में जय आदिवासी युवा शक्ति जयस का असर। बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले मालवा निमाड़ ने 2018 चुनाव में कांग्रेस का साथ दिया, जिसके पीछे किसान आंदोलन और आदिवासी फैक्टर सबसे अहम रहा था। अब की बार कांग्रेस को 2018 जैसे ही नतीजे आने की उम्मीद है, तो बीजेपी को अपने गढ़ पर पूरा भरोसा है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूं कि अभी उज्जैन संभाग की जो हमारे 8 जिले हैं, उज्जैन, नागर, शाजापुर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, यहाँ पर 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अभी थी। हम लोग लगभग 25 से 26 सीटें जीतेंगे इस बार। मध्य प्रदेश की जनता हमारे साथ मिल के लड़ी है। इसलिए लड़ी है कि उसने 2018 के चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या अपनी आंखों के सामने देखी है। ये कलंक मध्य प्रदेश के माथे पे लगा है कि विधायक की खरीद फरोख्त बीजेपी ने करके सरकार गिराई। जनता हमारे साथ लड़ रही है और मैं विश्वास करता हूँ कि 140 से 150 के बीच में हमारी सीटें आएंगी। बीजेपी कांग्रेस के इतर इस इलाके की दर्जन भर सीटों पर बागी और निर्दलीय फैक्टर गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो वहीं दिग्गजों का मैदान में उतरना और किसान, आदिवासियों और व्यापारियों से भरा मालवा निमाड़ सत्ता का क्या समीकरण बनाता है, ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, 2023 में मालवा निमाड़ किसके लिए खोलेगा सत्ता का द्वार? सवाल नंबर 2, मालवा निमाड़ के किसान, आदिवासी किसके साथ नजर आएंगे? सवाल नंबर 3, क्या देश की लड़ाई में 2020 के दल बदल का दिखेगा असर? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है किसके साथ मालवा निमाड़। तो ये मध्य प्रदेश का वो इलाका है हुजूर, जिस इलाके से सत्ता के केंद्र तक आने का रास्ता तय होता है। और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से दावा रहता है कि मालवा निमाड़ तो हमारा है, इसे तो हम ही अपने कब्जे में रखेंगे और देखते हैं कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। और उधर सज्जन सिंह वर्मा को आपने सुना कि मंजर अब बदल गया है और अब ये मालवा निमाड़ हमारा होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर है ये मालवा निमाड़ की, अगर आप बात कर लीजिए। और इस बार वहाँ से दिग्गज बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी कमान संभाले हुए हैं। जीतू जिराती हैं, जिनका एक पत्र बहुत चर्चित रहा था। उन्होंने कहा मुझे चुनाव मत लड़वाइए। प्रदेश अध्यक्ष को वो पत्र उन्होंने तथाकथित रूप से भेजा था और काफ़ी पहले भेजा था कि मैं संगठन का काम करूंगा। उनके दावे भी आपसे सुने, कैलाश विजयवर्गीय जी के भी। हमारी जब बात हुई बंसल न्यूज़ की तो उन्होंने कहा सबसे बड़ी लीड उनका दावा था कि मालवा निमाड़ लेकर आएगा। लेकिन कांग्रेस भी ये मानती है कि मालवा ठीक है, मालवे में लड़ाई जिस भी स्तर की हो, लेकिन निमाड़ पर तो इस बार हम सेंध लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और तय मानिए कि मालवा निमाड़ पर जिसका बहुत दबदबा रहेगा, वो पार्टी मध्य प्रदेश में एक लीड लेकर आगे बढ़ती नजर आएगी। और ये पार्टी कौन सी होगी, कांग्रेस होगी या बीजेपी होगी, ये 3 दिसंबर बताएगा। आज फिर एक बार वरिष्ठ पत्रकारों का, राजनीतिक विश्लेषकों का एक पैनल हमारे साथ है।
आलोक शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं मंदसौर से, बहुत स्वागत करता हूं उनका। संदीप पगारे साहब हैं, प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के, बुरहानपुर से हमारे साथ हैं, उनका बहुत स्वागत है। मुस्तफ़ा हुसैन साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं नीमच से, उनका बहुत स्वागत है। मनोज सैनी जी हैं, मेरे साथी एग्जीक्यूटिव एडिटर, बहुत स्वागत करता हूं मनोज का। सबसे पहले चलिए चलते हैं आलोक शर्मा जी की तरफ। और आलोक साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। किस तरह का मंजर आप देखते हैं? बात सिर्फ मंदसौर और आसपास की ही नहीं होगी, और भी क्षेत्रों की बात होगी, लेकिन मुझे बताइए एक ओवरऑल, आप मंदसौर में बैठे हैं लेकिन नब्ज आपके पास नीमच की भी होगी, आपके पास रतलाम की भी होगी। किस तरह से आप इस क्षेत्र में, उज्जैन संभाग के इस रीजन में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव या कांग्रेस का प्रभाव देखते हैं, और क्या 2018 की तुलना में कोई परिवर्तन आपको नजर आया है? जी 2018, सबसे पहले तो आपको नमस्कार करता हूँ और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। जो 2018 और 2023 के जो चुनाव में हमको कुछ अंतर दिखा, 2018 में कुछ कम एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन इस बार वो खुल के दिखी, और इस बार किसी पार्टी के बजाय चेहरों के प्रति नाराजगी बहुत ज्यादा थी। चेहरे बीजेपी के या कांग्रेस के भी? जी, जो बीजेपी ने जो रिपीट चेहरे किए ना, कांग्रेस ने तो कुछ जगह बदल भी दिए थे, लेकिन जो रिपीट चेहरे हुए उनके खिलाफ लोगों में जबरदस्त आक्रोश था कि हम 15 साल से इनको देख चुके हैं। किन चेहरों का, उन चेहरों का उल्लेख भी करें जिससे हम और स्पष्टता से समझ सके। जी जैसे कुछ, जैसे जावरा सीट पे उन्होंने लगातार हम 2003 से देख रहे हैं, नीमच सीट पे देख रहे हैं, मंदसौर सीट पे देख रहे हैं, मलारगढ़ में देख रहे हैं। तो इस तरह से जो लगातार एक ही एक चेहरे का जो इन्होंने कहा, उससे जनता में कहीं ना कहीं नाराजगी तो थी, ज्यादा लगी हमको। जो हम घूमते रहे, बाजार देखते रहे, और जैसे ही वोट परसेंटेज भी इस बार कुछ बढ़ा, जैसे मंदसौर में लगभग 3% से ज्यादा वोटिंग। तो इसे आप किस तरह देखते हैं आलोक जी? इसे क्या वोट फॉर चेंज देखते हैं, या आप लाडली बहना जैसी योजनाओं का भी असर देखते हैं? नहीं, एक तरफ अगर बीजेपी की देखे तो इनके पास लाडली बहना थी, तो कांग्रेस के पास नारी सम्मान थी। दूसरी तरफ हम अगर देखें तो कांग्रेस ने 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया था, बीजेपी ने 450 में सिलेंडर दिया, लेकिन ये कुछ शर्तों के साथ था। ये सिर्फ उज्ज्वला योजना वाली या लाडली बहना कुछ ही लोगों को ये दे रही थी, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि हम 500 में सिलेंडर सभी को देंगे। कुछ जैसे बिजली का बिल हाफ, ये वाली बात भी कुछ लोगों में अच्छा असर कर गई। सबसे ज्यादा जो मुझे असर दिखा, ओपीएस का कुछ ज्यादा असर था लोगों में। अच्छा, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है। जी ओहो, तो कर्मचारी वर्ग और उसके परिवार पर आप मान रहे हैं, तो आप मान रहे हैं कि यहाँ बीजेपी को इस रीजन में 2018 की तुलना में नुकसान ही हो सकता है? बिल्कुल नुकसान होगा सर, इस बार ज्यादा नुकसान। चलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक इनपुट दिया है। 3 दिसंबर इसकी पुष्टि करेगा। मुस्तफ़ा हुसैन साहब हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं नीमच से। अब मुस्तफ़ा साहब, मुझे समझाइए जरा, नीमच और उसके आसपास का समीकरण क्या है? दिग्गज वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, सकलेचा साहब भी मैदान में हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। जी, किस तरह का सिनेरियो देख रहे हैं आप नीमच में? जी शरद जी, मैं आपको बता दूं कि जो मालवा रीजन में जब चुनाव शुरू हुआ था, तब साफ तौर पे 2 बातें जमीन पे दिख रही थी। जी, एक बात तो ये दिख रही थी कि जो किसान है उनमें गुस्सा है, आक्रोश है, नाराजगी है। किस बात को लेकर? जो किस मंडियों मुद्दे के को अंदर लेकर? लहसुन और प्याज के दाम उनको नहीं मिले। जी हाँ। दूसरा, अफीम पॉलिसी को लेकर उनमें खासी नाराजगी थी, खासतौर से नीमच, मंदसौर और रतलाम में। जी, और दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो थी वो था कि लंबे समय तक बीजेपी जो सरकार में थी, उसके नेताओं के, अफसरों के साथ जो गठजोड़ थे, उसके कारण बीजेपी के ही पार्टी वर्कर के काम नहीं हो रहे थे। तो पहली बार मैंने 35 साल के जर्नलिज्म में ये देखा कि जो बीजेपी का पार्टी वर्कर है, वो इस बात के लिए मंदिर में जल चढ़ा रहा था कि इनको वापस टिकट देना भगवान, अब क्या बताएंगे कि विधायक और मंत्री कैसे बनते। जी, दूसरी खास बात है कि जो इसको अगर हम देखना चाहे तो नीमच की मनासा सीट को ले लीजिए, वहां से अनिरुद्ध माधव मारू पिछली बार विधायक थे। इस बार जब उनका टिकट अनाउंस हुआ तो करीब 2,500 बीजेपी वर्कर ने कुकड़ेश्वर में एक आयोजन किया और वहां ऑन कैमरा अपने उम्मीदवार के लिए इतना बुरा भला कहा गया जो आज से पहले कभी बीजेपी में सुनाई नहीं दिया।
तो कुल मिलाकर के इस बार के चुनाव में जो खास बात थी वो ये थी कि जो बीजेपी के लिए कहा जाता है कि पार्टी कितना डिफरेंस, और ये माना जाता है कि बीजेपी का वर्कर आखिरी टाइम में अपने उम्मीदवार के साथ आके खड़ा हो जाता है जी। लेकिन इस बार पूरे मालवा में ये क्लियर कट दिखा कि जो पुराने चेहरे थे जिनको रिपीट किया गया उनसे खासी नाराजगी बीजेपी वर्कर की थी। तो कहीं ना कहीं जमीन पे बीजेपी वर्कर उतना मोबिलाइज नहीं हुआ जितना पिछले चुनाव में हम लोग देखते रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इससे साफ जाहिर होता है कि ये इस चुनाव में मालवा में बीजेपी के लिए टफ फाइट है, और जैसा पहले एक सिरे से बीजेपी चुनाव जीत कर आ रही थी सरकार में, इस बार वैसा सीन बिल्कुल नहीं लगता। उसके उम्मीदवार जमीन पे संघर्ष में है और 3 तारीख को हो सकता है कि चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। जी शरद जी। जी मुस्तफ़ा साहब, आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट, मनोज मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप काफ़ी मध्य प्रदेश घूमे हैं, आपने काफ़ी मध्य प्रदेश को देखा भी है। ज़रा समझाइए ये जो बात मुस्तफ़ा कह रहे थे, जो कि यहाँ हम भोपाल में बैठे हैं तो यहाँ हमारे पास ये सूचनाएं भी आती हैं कि सब कुछ मैनेज करने में बीजेपी कामयाब रही, अंतिम समय में सब कुछ ठीक कर लिया गया। लेकिन ये जो ग्राउंड रिपोर्ट हमारे पत्रकार साथी सीनियर जर्नलिस्ट जिनका 25-25, 30-30 साल का अनुभव है, इनका कहना है कि कार्यकर्ताओं की नाराज़गी कायम थी, कैमरे के सामने बोले, नाराज़ हुए, और कारण ये था कि कई जगह नैक्सेस भी बना अधिकारियों के साथ, बड़े नेताओं का बीजेपी के। देखिए सर जी, चुनाव में एक बहुत बड़ी बात होती है कि चेहरा बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और ये बात सच है। मैं इन लोगों की बातों से थोड़ा इत्तेफाक रखूंगा कि ये जो ये चुनाव है, ये चेहरे का चुनाव है, ये बात सच है, और चेहरे पर ही चुनाव। आप देखिए, जैसे हम यदि नीमच की बात कर लेते, जिसकी तरफ मुस्तफा जी इशारा कर रहे होंगे, बड़े अच्छे मित्र मेरे, लेकिन मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि जैसे जावद में हम जाते तो ओम प्रकाश सकलेचा है, सामने समुंदर सिंह पटेल, चेहरा वही है पुराना जिसका जिक्र वो भी कर रहे होंगे। मनासा की तरफ जाते तो वो स्थितियां आपने देखी। तो नीमच में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास 3 सीटें थी, लेकिन मुझे लगता है, ये मैं कहने में कोई वो नहीं होगा, जैसा फील्ड पर दिखाई दे रहा है कि किसानों की कहे नाराजगी या बाकी चीजें कहे तो कुछ नुकसान तो नीमच से होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ मंदसौर की तरफ हम जैसे ही बढ़ते हैं तो नए चेहरों पर कांग्रेस ने दाव लगाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चेहरे भी कोई वैसे नहीं। जैसे यशपाल सिसोदिया है, वो जनता के बीच में अच्छी पैठ रखते हैं, या हम दूसरी तरफ हरदीप सिंह डंग को देखते हैं जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए, तो उनका अपना क्षेत्र रहा। लेकिन कुछ नए चेहरे कांग्रेस ने खड़े करके कुछ मुकाबला यानी चैलेंजिंग तो बढ़ाई, लेकिन जो मुख्य मुद्दा रहा है वो कार्यकर्ताओं की कुछ नाराजगी तो रही, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या वो अंतिम 2 दिनों में, जैसा बीजेपी का दावा है कि अंतिम 2 दिनों में हमने उन चीजों को ठीक किया। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मुझे लग रही है, आप सब विद्वानों का पैनल हमारे साथ है, अगर आप सब सहमत हो तो अपनी सहमति से हमें अवगत कराइएगा। मुझे लग रहा है मतदाता के रुख में भी एक ट्रेंड बदला है। अब वो पुराने आज से 20-25 साल पहले के मतदाता की तरह 6-6 बार 8-8 बार एक विधायक सांसद को लेकर वो आगे बढ़ने का रुख मुझे लगता है रुका है। अब वो कहता है 2 बार से ज़्यादा नहीं साहब, अब नया चेहरा दीजिए, आप अब ऐसा व्यक्ति दीजिए जिसकी बॉन्डिंग एसडीएम साहब से नहीं हो, जिसकी बॉन्डिंग कलेक्टर साहब से नहीं हो, जिसकी बॉन्डिंग शहर के सबसे बड़े धनाढ्य व्यक्ति के साथ नहीं हो। शायद इस पर मैं आपकी रिएक्शन लूंगा। चलिए मैं सीधे चलता हूं। संदीप पगारे साहब हैं, प्रोफेसर हैं, पॉलिटिकल साइंस के, राजनीति में गहरी रुचि रखते हैं। बुरहानपुर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस बार ये दावा भी मैंने सुना है कि AIMIM का खाता वहां से खुल सकता है। ईश्वर जाने, अगर ऐसा है तो लॉटरी लग जाएगी ओवैसी साहब की। बहरहाल हमें बताएंगे संदीप पगारे जी, बुरहानपुर और आसपास का परिदृश्य कैसा है। जी संदीप जी। जी सबसे पहले आपको नमस्कार सर। जैसे कि आपने MIM की बात करी, मुझे नहीं लगता कि बुरहानपुर में MIM का खाता खुल पाएगा जी, क्योंकि क्या है आपको मैं बताऊं, बुरहानपुर में चतुष्कोणीय मुकाबला है, और चतुष्कोणीय मुकाबला होने से जो MIM को फक्र था कि भाई हमारे मुस्लिम वोटर हमको वोट देंगे, परंतु इस बार मुस्लिम वोटर बटा हुआ है। कुछ बीजेपी की तरफ गए, कुछ कांग्रेस की तरफ गए, कुछ निर्दलीय प्रत्याशी नंद कुमार सिंह जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के, स्वर्गीय नंद कुमार सिंह, उनके बेटे की तरफ गए हैं। तो इस प्रकार से मुस्लिम वोट स्विंग हो रहे हैं, बटे हुए हैं यानी। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार MIM का खाता बुरहानपुर में खुल पाएगा। जी। निमाड़ को आप कैसे देख रहे हैं? बुरहानपुर की बात तो आपने कर दी, ओवरऑल आप निमाड़ रीजन को कैसे देख रहे हैं कि क्या जो कांग्रेस का दावा है कि निमाड़ में हम चौंकाने वाले नतीजे लाएंगे इस बार?
देखिए, निमाड़ में 2018 में 16 में से 10 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 6 सीटें भाजपा के पास आई थी जी। तो अभी जहां तक मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस अपनी बढ़त बरकरार रख पाएगी और हो सकता है शायद कुछ सीटें ले ले, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो है कर्मचारियों मतलब का आपका OPS दावा का है मुद्दा सर कि वो पीछे नहीं जाएगी, कांग्रेस आगे ही बढ़ सकती है? हाँ, आगे बढ़ सकती है, परंतु एक सबसे बड़ा बीजेपी का जो फैक्टर है वो लाडली बहना वाला है जी। तो इस वजह से बीजेपी को सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस ये है कि हमने जो लाडली बहना को 1250 रुपए जो दिए हैं उनके खाते में डाले हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि वो फैक्टर चल जाएगा लाडली बहना का, तो मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ चल पाएगा। परंतु निमाड़ में सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो यही है कि मतदाताओं का मन बन चुका है सरकार बदलने का, और ओपीएस जो है कर्मचारी संगठनों की नाराजगी है, तो इस कारण से ओपीएस सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा निमाड़ में। अरे ये सब बड़ी दिलचस्प बात सामने आ रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम, हालांकि ये बीजेपी के तमाम बड़े नेता जिनसे ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन रिकॉर्ड हमारी बात हुई, ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में तो हर बड़े नेता ने ये माना कि ओल्ड पेंशन स्कीम, अब ये चूंकि केंद्र के स्तर पर विचाराधीन एक रणनीतिक मुद्दा है और इस पर निर्णय केंद्र से ही होना है, इसलिए राज्यों के हाथ भी बंधे हैं कि वो इस पर खुलकर ना कुछ कह सकते हैं और ना कोई फैसला कर सकते हैं। सर जी, एक मनोज बात मैं जी, हाँ जी, जी, मैं एक बात कहना चाह रहा था कि ये जो मालवा निमाड़ की बात कर रहे हैं, चूंकि वहाँ बहुत काफ़ी अच्छे से हमने भी देखा है, लेकिन मैं एक बड़ी दिलचस्प आपको बात बता रहा हूँ कि जिन चेहरों पर पिछली बार कांग्रेस जीत कर आई थी, उस बार हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे और जहां बीजेपी थी वहां कांग्रेस दिखाई दे। ये बहुत दिलचस्प मैं आपको बात कह रहा हूं, मानकर चलिएगा आप, मैं नाम लेना भी उचित नहीं होगा, लेकिन कुछ जो फील्ड पर हम बात कर रहे थे, शायद हो सकता है कि जो हमारे मेहमान जुड़े हैं वो मेरी बात से कुछ इत्तेफाक रखेंगे, तो कुछ नए चेहरे बदलने वाले, मतलब अदला बदली हो सकती है। जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही और शायद मुस्तफा जी, हाँ मुस्तफा साहब बोलें जी। एक शरद जी, आपने बहुत जो बात अभी बोली, जो आप चेहरों को लेके बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि मतदाता अब बहुत अपडेट हो चुका है, तो मैं आपको एक खास बात बोलना चाहूंगा कि एक अभी पिछले लंबे समय से बीजेपी सरकार में थी और वो कहीं ना कहीं किसी लहर पे, किसी सेंटिमेंट्स पे वो चुनाव जीत के उनके विधायक सरकार में पहुंचे थे, इसलिए वो निश्चिंत थे। उन्होंने ये मान लिया था कि फिर कोई मुद्दा होगा, फिर मोदी जी आएंगे, फिर कोई लहर होगी और हम चुनाव जीत के सरकार में चले जाएंगे जी। इसके कारण क्योंकि काम के मूल्यांकन के आधार पर वोट नहीं पड़ रहे थे, तो ये तमाम लोग जो पदों पे बैठे थे ये निश्चिंत हो गए थे। इन्होंने कहा कि फिर लहर आएगी और चुनाव जीतेंगे। तो इस बार जो जमीन पे मैंने खास तौर पे पूरे मालवा में देखा कि लोगों में एक तरह का गुस्सा था, और जब कभी भी वोट परसेंटेज बढ़ता है तो उसका सीधा कारण होता है कि कोई सेंटिमेंट काम कर रहा होता है, कोई लहर होती है, या फिर लोगों में एक गुस्सा होता है। तो ये जो वोट परसेंटेज जो बढ़ा है, इसके पीछे मुझे सीधा सीधा कारण लगता है कि लोग ये तय कर चुके थे कि इस बार हमें सबक सिखाना है, या उनका ये था कि अब चेहरे बदलने काफी हो गया। बिल्कुल, तो चलिए ये आपने एक बड़ा जी एक बड़ा मसला रखा है मुस्तफ़ा साहब, आपने एक बड़ा मसला रखा, इसी को मैं सवाल के तौर पर आलोक जी की तरफ ले जाता हूं। आलोक जी, जैसा मुस्तफ़ा साहब कह रहे हैं कि एक नाराज़गी है, अब कितनी नाराज़गी है ये तो 3 दिसंबर बताएगा, लेकिन एक नाराज़गी है, लेकिन इस नाराज़गी के मुकाबिल इसके बराबर बीजेपी ने कोशिश की हितग्राही योजनाओं की झड़ी लगा दी। लाडली बहना के साथ सिलेंडर भी आ गया, आवास योजना भी आ गई, प्रधानमंत्री भी, मुख्यमंत्री भी, इसके साथ प्रत्येक परिवार रोजगार ये योजना भी आ गई, लाडली बहना को लखपति बहना करेंगे ये भी आ गई। तो आपने इसकी टकराहट कैसे देखी? पहली चीज तो आप क्या मानते हैं कि मुस्तफा साहब जो कह रहे हैं दुरुस्त है कि एक नाराजगी है बीजेपी को लेकर? बिल्कुल सहमत है मुस्तफा जी से। ये मतलब लोगों में और कार्यकर्ताओं में एक अजीब सी नाराजगी थी कि अब की बार बदलना है, बस चेहरा बदलना। मतलब मैं नहीं कहता कि बीजेपी हार रही है, इस बार उनके चेहरे हारेंगे, अगर हारेंगे तो 3 दिसंबर। और लाडली बहना की टक्कर कैसी रही? हितग्राही योजनाओं की टक्कर कैसी रही? जी, लाडली बहना योजना का कुछ इम्पैक्ट दिखा है महिलाओं में। कुछ शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी बहुत ताकत से ये मुकाबला नहीं कर पाई, ऐसा आप मानते हैं? ताकत से इसलिए नहीं कर पाई कि जैसे अब जिस परिवार में पुरुष ओपीएस से पीड़ित है,
तो वो अगर उसी घर में लाडली बहना को भी लाभ मिल रहा है तो वो लाडली बहना उस पति के साथ गई है, पुरुष के साथ गई है, वो न कि वो सीधे उसने बीजेपी को वोट किया। ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जो एक दूसरे को काट रहे थे। चलिए मैं कम वक्त है, जल्दी से संदीप जी आप कितने सहमत हैं मुस्तफा साहब आलोक शर्मा जी से? जी जी बिल्कुल। देखिए क्या है कि आप बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की हार से सबक नहीं सीखा, कर्नाटक की हार से सबक नहीं सीखा, और अब आप देखिए मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं वो भी ओपीएस के हुआ है। अभी आपको ज्ञात होगा कि दिवाली के पहले केंद्र सरकार ने 4% डीए बढ़ाया था जी, और बीजेपी सरकार ने उसको लागू ही नहीं किया, घोषणा ही नहीं की। तो जब कर्मचारी संगठनों ने सीएस को चिट्ठी लिखी और दबाव बनाया, तब जाके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी कि क्या हम 4% डीए कर्मचारियों को दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कर्मचारी देखिए सरकार बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं, कर्मचारियों के हाथ में ही रहता है सरकार बनाना और बिगाड़ना। तो ओपीएस जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट शरद जी चलते चलते एक 30 सेकंड में एक बात जरूर कहना चाह रहा था कि इस बार बूथ पर एक बड़ी अलग तरह की बात देखिए, आप देखिएगा धीरे से ये जांच में जब आएगा, जैसे ही चुनाव की मतगणना होंगे तो ये भी एक सिरा होगा कि जब आप मतगणना वोट डालने जा रहे थे जो वोटा परसेंटेज बढ़ा ये और भी बढ़ सकता था। काफ़ी देरी हुई है भीतर तक, ये कई कम से कम हजारों बूथों से ऐसी शिकायतें आई है जिसमें लोगों को वोट डालने में काफ़ी देर लगी है। अब उसकी वजह वहाँ बैठे कर्मचारी रहे, हो सकता है कि वो भी उसका एक विषय हो। आप देखिएगा सिरा आएगा आगे चलकर। ये आप एक दूसरी तरफ इशारा कर रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात के, लेकिन कर्मचारियों की नाराजगी ये क्या एक बड़ा मुद्दा है? ये बड़ा सवाल हम आपके सामने छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे तीनों इमिनेंट पैनलिस्ट मनोज जी सहित ये बात मानी है कि नाराजगी बीजेपी की टॉप लीडरशिप से नहीं है, स्थानीय चेहरों से है जिनको बार बार देखा गया है और जो कहीं ना कहीं कुछ चेहरे आरोपों के दायरे में भी हैं कि उनका गठजोड़ नगर के प्रमुख लोगों से, अधिकारियों से हो गया है और वो कहीं ना कहीं जनता वहां हाशिए पर चली गई है। अगर ये है तो बीजेपी के लिए एक तगड़ा होमवर्क है कि आप इसको समाप्त करिए, क्योंकि द्विदलीय व्यवस्था है और टक्कर इस बार भी कांटे की है। तो बहुत दिलचस्प आप सबसे फीडबैक आया, बहुत आपसे बात करके आप सभी से बहुत अच्छा लगा। मुस्तफा साहब, आलोक जी और हमारे साथ जुड़े संदीप जी बुरहानपुर से, और हम आपको आगे भी सर कंटिन्यू करेंगे चुनाव के पहले तक। आप सब अपना वक्त रखिएगा। बहुत शुक्रिया मनोज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का एक्सक्लूसिव बुलेटिन मोर माटी मोर खबर। नमस्कार।